जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं सिविल सक्सेस चैनल में। जैसे कि आपने देखा, हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन कवर कर रहे हैं, जिसमें कि पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने काफ़ी एक्ट्स कवर किए हैं और आज नए लेक्चर के साथ नए एक्ट्स देखते हैं। जैसे कि आपने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में देखा कि ईस्ट इंडिया को अबॉलिश करके पूरी की पूरी पावर क्राउन के हाथों में ट्रांसफर कर दी जाती है, तो इसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों लोगों का आक्रोश देखने को मिलता है, क्यों उनका गुस्सा इतना फूट पड़ता है कि पूरी की पूरी कंपनी अबॉलिश करके सारी पावर क्राउन के हाथों में ट्रांसफर की जाती है। चलो इसका कारण देखते हैं। अगर हम इसके कारण देख लेंगे तो हम कभी इस एक्ट को भूल नहीं पाएंगे। इकोनॉमिक कॉजेज, जैसे कि हमने देखा कि सिविल सर्विसेज में कोविनेटेड पोस्ट पहले ही ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी, तो पेमेंट्स को लेके या प्रमोशंस को लेके हर किसी चीज को लेके इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। दूसरा, हाई टैक्सेशन। पीजेंट्स जरूरत पड़ने पर मनी लैंडर और ट्रेडर्स से लोन लिया करते थे, जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हुआ करता था, और पीजेंट्स टाइम पर लोन ना चुकाने के कारण मनी लैंडर्स उनकी जमीनें जब्त कर लिया करते थे, जिसके कारण पीजेंट्स अपनी ही जमीन पर बेघर बनकर रह गए थे। और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के कारण इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी डिस्करेज हो रहे थे और ब्रिटिशर्स अपनी गुड्स को प्रमोट कर रहे थे। इसको अच्छी तरह से हम मॉडर्न हिस्ट्री में जानने की कोशिश करेंगे। ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 का एक कारण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी है, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इसमें जो भी किसी भी प्रिंसली स्टेट या किसी भी टेरिटरी में अगर किसी राजा महाराजा का वारिस मेल नहीं है, तो उसके मरने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद उसकी टेरिटरी, जो भी उनका शासन होगा, वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, बहुत ही ज्यादा करप्शन था हमारे लॉ एंड ऑर्डर में, कोर्ट्स में, जो कि एक रिवॉल्ट ऑफ 87 का कारण बना। सोशियो रिलीजियस कॉजेज, ब्रिटिशर्स इंडियंस की सोसाइटी में भी काफी इंटरफियर करते थे, जैसे कि अबोलिशन ऑफ सती, सपोर्ट विडो मैरिज को सपोर्ट करना, वुमेन्स की एजुकेशन को बढ़ावा देना। ये अच्छे काम हैं, बट इंडियंस को लगता था क्यों ये हमारी निजी लाइफ में दखलंदाजी कर रहे हैं। इसके कारण भी उनका आक्रोश काफी बढ़ता जा रहा था। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पामर्स्टन इंट्रोड्यूस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सेफॉय म्यूटनी भी कहा जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। और इसके तहत अबॉलिश कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और पूरी की पूरी पावर जो गवर्नमेंट की होती है, टेरिटरीज की, रेवेन्यू की, सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया जाता है। और एंड कर दिया जाता है डबल गवर्नमेंट का, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते हैं। इसकी सारी की सारी पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को चली जाती है। और इस एक्ट के चलते गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। सिर्फ प्रेस्टीज बढ़ती है, इसमें अथॉरिटी का कोई लेन देन नहीं, अथॉरिटी उतनी की उतनी ही रहती है। और एक नया ऑफिस क्रिएट किया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें पूरी की पूरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में चली जाती है, और वो होते हैं लॉर्ड स्टैनले। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेंबर होते हैं ब्रिटिश कैबिनेट के, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ब्रिटिश क्राउन के। एक 15 मेंबर्स की काउंसिल इस्टेब्लिश की जाती है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करती है। और ये काउंसिल जो होती है सिर्फ एडवाइजरी होती है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं इसके चेयरमैन बना दिए जाते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल एक बॉडी कॉर्पोरेट बना दी जाती है, कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। इसका मतलब क्या है, पहले की जो गवर्नर काउंसिल्स होती थी उसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं कर सकता था, बट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है, इसके अगेंस्ट अपील भी की जा सकती है, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। अभी भी सारे के सारे डिसीजंस और जो भी इनिशिएटिव्स थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में थे। काउंसिल सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी जो कि एडवाइस दे सकती थी, उसकी मानना ना मानना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में था। लिमिटेशंस, सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन।
इंडियन अफेयर्स पर अभी पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का हो गया था। कोई भी ऑफिस अपॉइंट करना हो बिना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल और क्राउन के बिना कोई नहीं कर सकता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये पूरी तरह सीमित था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव की मशीनरी को इंप्रूव करने के लिए, जहां इंडियन गवर्नमेंट सुपरवाइज और कंट्रोल की जा रही थी इंग्लैंड में। इंडियन सिविल सर्विसेज को भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर लाने की प्रोविजन जारी की गई। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि अगर इंडिया पर अभी राज करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को लेकर आना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जो कि इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री में। इस एक्ट में इंडियंस को रिप्रेजेंट किया जाता है लॉ मेकिंग में। वॉइसरॉय नॉमिनेट करता है कुछ इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर काउंसिल को एक्सपैंड करने के लिए। 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया जाता है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। जैसे कि पिछले एक्ट्स में हमने देखा कि सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया गया था, सारी की सारी पावर्स ब्रिटिश के हाथ में दे दी गई थी, क्राउन के हाथ में दे दी गई थी। बट 1857 के रिवॉल्ट के बाद प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइज लाया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को लेजिस्लेटर पावर्स फिर से दी गई। बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब में फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एस्टैब्लिश किया गया। वाइसरॉय को एम्पावर किया गया कि काउंसिल में जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उन पर कोई भी रूल लेके आ सकता है और कोई भी ऑर्डर दे सकता है। और वाइसरॉय की पावर को और बढ़ाया गया, अभी वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसकी लाइफ 6 मंथ थी। वो सिर्फ इमरजेंसी के दौरान ही ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। इस एक्ट के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम भी लाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। हर ब्रांच का अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऑफिशियल हेड अपॉइंट किया गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा अपने डिपार्टमेंट के लिए। वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो सकते थे और उनके पास अथॉरिटी थी, वो डिपार्टमेंट के किसी भी मैटर में फाइनल ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं। लिमिटेशंस: पोर्टफोलियो सिस्टम होने के बावजूद भी वो किसी भी फाइनेंशियल मैटर पर डिस्कस नहीं कर सकते थे, उन्हें गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी ही पड़ती थी। दूसरी तरफ बजट पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। किसी भी बिल को पास करने के लिए वाइसरॉय की अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल बहुत जरूरी थी। अगर वाइसरॉय उसको अप्रूव कर भी दे तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको डिसअलाउ कर सकते थे, मतलब खारिज कर सकते थे। सेंट्रलाइज्ड लॉ मेकिंग वाज डिफेक्टिव। जो सेंट्रलाइजेशन था वो लोकल कंडीशंस में अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट था, तो अलाउ किया गया हर प्रोविंसेस को कि वो अपने हिसाब से लॉज बना सकते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को देखने से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझते हैं, जो कि 1885 में लाई गई थी, जिसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस को लाने का मेन मोटिव क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम था वो इंग्लैंड में हुआ करता था, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव बनाया गया कि साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन लिया जाए इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म लाए जाएं, नॉमिनेशन की जगह इलेक्शन करवाए जाएं, और मिलिट्री में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसको कम किया जाए। इसका एक कारण ये भी था कि जो इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में पॉलिटिशियंस हैं जो नेशनलिस्ट की भावना लेकर बैठे हैं, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए जाएं और एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को डेवलप किया जाए और प्रोपेगेट किया जाए। तो शुरू करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अभी इंडियंस अवेयर हो रहे थे अपने राइट्स को लेकर और धीरे धीरे नेशनलिज्म भी बढ़ रहा था। इस एक्ट में सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया, पर अभी भी जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी वो ब्रिटिशर्स की ही थी। अभी इंडियंस
बजट को डिस्कस कर सकते थे और जो भी लॉज एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं उन पर क्वेश्चंस कर सकते थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को वाइसरॉय नॉमिनेट करते थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिकमेंडेशन पर और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करते थे गवर्नर्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन और जमींदार की रिकमेंडेशंस पर। एनालिसिस, अभी भी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि पब्लिक और रिप्रेजेंटेटिव्स का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सके और इलेक्शन वर्ड का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। और इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटी लाई गई काउंसिल की हाईएस्ट लेवल को शेयर करने के लिए। और इसमें एक और डिमांड लाई गई कि डिस्कशन की जाए बजट के मैटर्स पर भी। तो इस तरह इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 भी इंडियंस को उनके राइट्स दिलाने में नाकामयाब रहा, जिसके कारण कांग्रेस में एक्सट्रीमिज्म का राइज हुआ, जिसके कारण गवर्नमेंट एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस कर रहे थे और मॉडरेट्स की कुछ डिमांड्स को मानकर उनको सेटिस्फाई करवा रहे थे, जिसके चलते गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड जाते हैं और वहां पर वो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर मॉर्ले और वाइसरॉय मिंटो से मिलते हैं। तो वहां पर वाइसरॉय और स्टेट ऑफ सेक्रेटरी डिसाइड करते हैं कि इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है, जिसके चलते इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 लाया जाता है, जिसे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इस एक्ट में सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज किया जाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को 16 से 60 पर लाया जाता है और प्रोविंशियल काउंसिल को भी चेंज किया जाता है। अभी मेंबर्स को अलाउ किया गया कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का मतलब जैसे कि ब्रिटिशर्स बोलेंगे कि हम एजुकेशन पर इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, तो वो पूछ सकते हैं कि क्यों आप इतने पैसे दे रहे हो, इतने कम क्यों दे रहे हो या इतने ज़्यादा क्यों दे रहे हो, इतना देना चाहिए। तो वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कर सकते थे और बजट पर भी रेजोल्यूशंस मूव कर सकते थे। वाइसरॉय और गवर्नर्स की काउंसिल में पहली बार इंडियंस को एसोसिएट किया जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन होते हैं जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बनते हैं, जो कि लॉ मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। और जैसे कि हमने देखा, अभी इंडियंस बजट भी डिस्कस कर सकते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं फाइनल अप्रूव करने से पहले। लिमिटेशंस, इंट्रोड्यूस सेपरेट एंड डिस्क्रिमिनेटरी इलेक्ट्रेट। अभी ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ला रहे थे सेपरेट इलेक्ट्रेट्स को लाकर। इसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स को सिर्फ मुस्लिम जनता ही वोट कर सकती है। इस तरह से ब्रिटिशर्स अच्छे से फूट डाल रहे थे इंडियंस में, उनको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे थे। ये बेस्ड था क्लास एंड कम्युनिटी पर, जिसका इंडियन पॉलिटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इसमें हिंदू और मुस्लिम के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट को पूरी तरह से अलग किया जा रहा था। हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा था और कम्युनिज्म के बीज को बोया जा रहा था। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस एक्ट। जैसे कि हमने देखा, इंडियंस को पब्लिक इंटरेस्ट पर डिस्कस करने के लिए राइट तो मिल गया था, पर अभी भी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं था। वो माने ना माने वो उनकी मर्जी थी। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 इंडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर रहा था। जो उनकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की डिमांड थी, वो इस एक्ट में फुलफिल नहीं हो रही थी। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे कि मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं इंडिया के और लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वाइसरॉय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को करने से पहले हमें ऑगस्ट डिक्लेरेशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक गवर्नमेंट पॉलिसी लाई जाती है जिसमें सेल्फ गवर्निंग को डेवलप करने के लिए हर ब्रांच में इंडियंस को इंक्रीज किया जाता है ताकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाया जाए।
प्रोविंसेस को रिलैक्स करने के लिए सेंट्रल और प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया जाता है। अब सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अपने अपने सब्जेक्ट्स को देखकर दोनों लॉज बना सकते हैं, पर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी ही रहेगा। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स इंडियन रहेंगे और सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट लाए गए। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नर एड ऑफ मिनिस्टर्स और वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में रहेंगे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। रिजर्व सब्जेक्ट एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। इसमें सब्जेक्ट्स होंगे जस्टिस पर और लॉ एंड ऑर्डर पर, और इसी डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस को डायरकी कहा गया। बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस किया गया बाइकैमरल लेजिस्लेचर के साथ, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर हाउस कहा गया और लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस। दोनों हाउसेस के मेंबर्स की मेजॉरिटी को डायरेक्ट इलेक्शन के साथ चूज किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जो सेपरेट इलेक्टोरेट पहले मुस्लिम्स के लिए लाया गया था, अभी वो सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन सभी के लिए अलग अलग कर दिया गया। समझ रहे हो? मतलब अभी जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें सभी अलग अलग पार्टिसिपेट करेंगे। सिख अपना इलेक्टोरेट देखेंगे, एंग्लो इंडियंस अपना इलेक्टोरेट देखेंगे और क्रिश्चियंस के अलग इलेक्शंस होंगे। और फ्रेंचाइज को भी लिमिटेड किया गया, मतलब जो अभी वोट डालने जाएंगे वो भी उनकी पहले प्रॉपर्टी देखी जाएगी, टैक्स देखी जाएगी, एजुकेशन। मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर दिया गया था इलेक्शन के प्रोसीजर को, मतलब वोट डालना बहुत ही मुश्किल कर दिया गया था। हाई कमिश्नर, एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया हाई कमिश्नर का लंदन में, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स परफॉर्म करता था फंक्शंस को, उसका कुछ हिस्सा ट्रांसफर किया गया हाई कमिश्नर को। पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज कमीशन को सेटअप किया गया 1926 में सिविल सर्विसेज को रिक्रूट करने के लिए। बजट, पहली बार सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के बजट को सेपरेट किया गया और बजट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, वोटेबल एंड नॉन वोटेबल। जो वोटेबल आइटम्स थी वो सारे एक्सपेंडिचर की सिर्फ 1/3 थी। उसमें भी गवर्नर जनरल के पास पावर थी कि जो लेजिस्लेचर ने ग्रांट को रिफ्यूज किया है वो उसको फिर से रिस्टोर कर सकता था। एनालिसिस, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाता था, अभी वो ब्रिटिश ट्रेजरी से पे किया जाने लगा। इस एक्ट के मेजर डिफेक्ट्स, अभी भी सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी और जैसे कि हमने देखा काफी कम्युनिटीज में सेपरेट इलेक्टोरेट को लाया गया था। जैसे कि हमने देखा सभी एक्ट्स 10-10 साल के चल रहे थे, बट इंग्लैंड की जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी वो इंडिया को कंट्रोल देने के फेवर में बिल्कुल नहीं थी, तो इसीलिए वो एडवांस में स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट करने का डिसीजन लेते हैं, जिसे कि साइमन कमीशन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं साइमन कमीशन। ये अनाउंसमेंट इंडियंस के लिए सरप्राइज था क्योंकि पहले ही वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में थे। ये अनाउंसमेंट नवंबर 1927 को की गई, जो कि शेड्यूल से 2 साल पहले थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस करती है 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसके सारे के सारे मेंबर ब्रिटिशर्स ही होते हैं। ये जानते हैं साइमन कमीशन के बारे में। इसकी रिपोर्ट 1930 को सबमिट की जाती है और इसमें रिकमेंड किया जाता है कि डायरकी को एबोलिशन किया जाए, जो ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट थे उनको, और प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एक्सटेंड किया जाए, और फेडरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया को एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स में कम्युनल इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया जाता है, मतलब उस जो सेपरेट इलेक्टोरेट होता है उसको चलने दिया जाता है। वैसे ही कम्युनल अवार्ड, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड को लाया जाता है, जिसमें स्कीम लाई जाती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा।
जो अवार्ड सेपरेट इलेक्ट्रेट पहले मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन तक एक्सटेंड था, वो भी डिप्रेस्ड क्लासेस तक भी एक्सटेंड कर दिया गया था। मतलब शेड्यूल क्लास भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए थे। जब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन डिप्रेस्ड क्लास तक एक्सटेंड कर दिया जाता है तो गांधी जी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और वो येरवाड़ा जेल पूना में ही फास्ट एंड टू डेथ करने की ठान लेते हैं। एनालिसिस ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का ऑब्जेक्टिव होता है जो पावर को ट्रांसफर करना है ब्रिटिश से इंडियन की तरफ, वो उसको डिले किया जाए। और जो साइमन कमीशन लाया जाता है उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं होता। और जैसे कि हमने वोट डालने के लिए देखा था, जो प्रॉपर्टी के बेसिस, एजुकेशन और टैक्स के बेसिस पर डाली जाती थी, वो भी वैसे ही चलती रही, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं लाया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट को एबॉलिश तो क्या करना था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया डिप्रेस्ड क्लासेस तक। तो इस तरह से साइमन कमीशन आता है जिसका कि इंडियंस की तरफ से बहुत ही ज्यादा अपोज किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। बाकी के जो एक्ट्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से लेकर जो 1935 तक एक्ट्स हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, तो इसलिए आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंफ्यूजन को ख़त्म करना चाहते हो तो रिवाइज करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार आपको यही बात बोलता हूँ कि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।